सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित तथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। यह जो कक्षा चल रही है, हम लोग फल दीपिका पुस्तक का आधार मानकर हम लोग कक्षा करते हैं। फल दीपिका पुस्तक के तीसरे अध्याय में, फल दीपिका पुस्तक के जो तीसरा अध्याय है वर्ग विभाग, वहां हम लोगों ने अध्ययन किया। तो वहां पे 10 वर्गीय कुंडली के बारे में, 10 वर्गों के बारे में लिखा गया। तो हम लोग सभी वर्ग कुंडली जो फल दीपिका पुस्तक में दिया गया है, उसका प्रारंभिक ज्ञान हम सबों को होना चाहिए। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने D7 यानी कि सप्तमांश कुंडली तक का सामान्यतः अध्ययन किया। आज से हम लोग D9 कुंडली पर समझने का प्रयास करेंगे कि नवमांश कुंडली होती क्या है, नवमांश कुंडली होती क्या है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यह लग्न कुंडली है, यानी कि यह D1 है और यह D9 कुंडली है। एक राशि जो 30 अंशों की होती है, उस राशि में के 9 भाग किए जाते हैं। अगर 30 को हम लोग 9 से भाग देते हैं तो 3 अंश 20 कला होता है। यानी कि अगर 30 में 9 से भाग देते तो 9 3 27, फिर बच जाता है कितना, 3 बच गया। तो यह तो राशि है, यह तो अंश है, इसको कला में बदलते हैं, या यह डिग्री है तो मिनट में बदलते हैं। तो एक अंश में 60 कला होते हैं, तो यह 3 गुने 60 कर देंगे तो 6 3 18, 180 हुआ। फिर 9 से भाग देते हैं तो 9 दूना 18, 20 हो गया। तो यही 3 अंश 20 कला या 3 डिग्री 20 मिनट हम लोग कहते हैं। तो उसी का 9वां अंश है, इसी को लग्नांश भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लग्नांश का लग्नांश कहते हैं। जहां पे सिर्फ लग्नांश शब्द का उपयोग हुआ हो तो समझ जाइए कि वह नवमांश के बारे में कहा जा रहा है। एक, अब प्रश्नों के आलोक में लग्नांश के मान बदल जाते हैं, लग्नांशों के नाम बदल जाते हैं। अगर बात सामान्य है, जिस प्रश्न में किसी भी प्रकार के किसी खास विषय वस्तु की तरफ निर्देशित न किया जा रहा हो, तो लग्नांश का मतलब क्या होता है? नवमांश, यानी कि D9 होता है। अगर प्रश्न संतान से संबंधित हो और लग्नांश शब्द आया हो तो सप्तमांश समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? सप्तमांश समझना चाहिए। बात अगर नौकरी का है, बात व्यवसाय का है, बात क्लब का है, तो लग्नांश का मतलब अब उस प्रश्न के आलोक में उस वर्ग कुंडली की संबंधित हो जाए, नहीं कि दशमांश समझे। अगर कोई खास बात नहीं है, यानी कि सामान्य सी बात है और लग्नांश शब्द आया हो, तो हम लोग नवमांश ही समझते हैं। यहाँ पर बात है, 12 राशियां होती है, 12 राशियां होती है। एक राशि में 9 नवमांश होते हैं। इसी प्रकार कुल नवमांशों की संख्या कितनी हो जाती है? 12 नवा 108, 12 नवा 108 हो गया। प्रश्न कुंडली भी जब हम लोग बनाते हैं, वहां पर संख्या का मान पूछते हैं सामने वाले से, प्रश्नकर्ता से, कि हाँ भाई आप 1 से लेके 108 के बीच में कुछ भी बोले, कोई भी संख्या बोले। तो यदि वह 78 बोल देता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने नवमांश का संख्या पूछा, हमने नवमांश का संख्या पूछा, क्योंकि नवमांश 1 से 8 ही है, नवमांश 1 से 108 ही है।
एक राशि में 9 है तो 108 नौमांश हो गया। हमने 1 से लेके 108 के बीच में पूछा, इसका मतलब है कि हमने नौमांश की संख्या पूछ ली। और नौमांश का जो प्रथम संख्या शुरू होता है वह मेष के प्रथम नौमांश से शुरू होता है। मेष के प्रथम नौमांश प्रथम नौमांश से शुरू होता है। यह जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली जननी कुंडली कही जाती है। लग्न कुंडली को जननी कुंडली, और इसी कुंडली से सभी वर्ग कुंडलियां बनती है। यह इसके भाग हैं। नौमांश कुंडली को आत्मा कुंडली भी कहते हैं, पूरक कुंडली भी कहते हैं। हम सब नौमांश कुंडली बनाने की कई विधियां हैं। नौमांश कुंडली बनाने के लिए कई विधियां हैं। हम सब इन विधियों के बारे में पूर्व से जानते भी हैं। नौ मांस कुंडली, इसकी कई विधियां हैं, लेकिन नियम तो एक ही है। लेकिन नियम तो मतलब नियम, विधियां अलग हो गई तो फिर नियम भी अलग ही हो जाते हैं, लेकिन प्रतिफल यानी कि बनती वही है। हम किसी भी विधियों से बनाए, निष्कर्ष वही बन के निकलता है। आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जहां भी कुंडलियां आप लोग सर्च करते हैं, देखते हैं, सॉफ्टवेयर की गणित बहुत ही अच्छी है। हमारे अग्रज जन भी, जो पूर्व के आचार्यगण लोग हैं, वो भी इसी प्रकार सॉफ्टवेयर पर विश्वास भी करते हैं। हम सबों को भी करना चाहिए। यह भी एक सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कुंडली यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। हम लोग यह देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि नौमांश कुंडली डिनाइन कुंडली बनती कैसे है, डिनाइन कुंडली कैसे बनती है। पहले हम लोग इसको जान लें कैसे बनती है। तो इसके लिए बड़ा ही सरल नियम है। हम सबों को यह जानना होगा कि राशियां जो होती है वह कितने प्रकार की हैं। तो राशियों के तत्वों के आधार पर राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 4। अग्नि, पृथ्वी, वायु एवं जल। जो अग्नि तत्व की राशियां हैं वह है 1, 5, 9। पृथ्वी तत्व की राशियां जो है वह है 2, 6, 10। वायु तत्व की जो राशियां है वह है 3, 7, 11। जल तत्व की राशियां 4, 8, 12। अब यहां पर जो अग्नि तत्व की राशियां हैं उसका नौमांश 1 से शुरू होता है। उसका नौमांश मेष से शुरू होता है। जो पृथ्वी तत्व की राशियां होती है उसका नौमांश 10 से शुरू होता है, यानी कि मकर राशि से शुरू होती है। वायु तत्व की जो राशियां होती है उनमें बैठे ग्रह जाए उनका नौमांश कहाँ से शुरू होता है? वायु तत्व का तुला राशि से शुरू होता है। और जल तत्व की राशियों का नौमांश कर्क से शुरू होता है। इसके भी समझने, यह क्यों शुरू होता है, इसको भी समझने के लिए हम सबों को अगर थोड़ा समय हो, समय तो है ही है, उसे समझ लेना चाहिए। यह नौमांश कुंडली क्रमिक कुंडली है। क्या है? क्रमिक कुंडली। जिस नौमांश कुंडली का हम लोग उपयोग करते हैं वह क्रमिक कुंडली है। अब यह क्रमिक कुंडली कैसे है यहाँ पर देखें, हम लिख रहे हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3।
फिर इसके बाद 3 हो गया तो फिर अब आ जाइए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब मेष का जो नवमांश होता है यह क्रमिक कुंडली है, तो यह पहला नवमांश पहले से पहला में ही हो जाएगा। अगर पहला नवमांश हुआ तो यह इसी जगह से आ गया। अगर दूसरा नवमांश होगा तो वृषभ, तीसरा नवमांश होगा तो यहाँ चौथा नवमांश होगा तो कर्क, पांचवा तो यहाँ छठा, यहाँ सातवां, यहाँ आठवां, यहाँ नौवां, यहाँ तो यह तो मेष राशि का हो गया। अब वृषभ राशि के लिए जब यहाँ 9 समाप्त हो गया तो 9 के बाद में कौन सा राशि आएगा? 10वीं आएगी ना। जी गुरु जी। और मेष के बाद में वृषभ हो गया तो वृषभ का 10 से शुरू हो गया, तो 10 से शुरू हो गया तो फिर 9 तक आइए तो फिर यहाँ 6, यानी कि वृषभ का पहला 10, दूसरा 11, तीसरा 12, चौथा मेष, इस प्रकार से तो यहाँ 6 हो गया। तो फिर 6 के बाद में यहाँ 7, तो वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि, तो तुला से शुरू हो गया, इसी प्रकार गिनती आइएगा तो 3, फिर उसके बाद में कर्क से, यहाँ पर मिथुन समाप्त हुआ तो कर्क से शुरू, तो कर्क, अब मिथुन राशि के बाद में कर्क आता है, तो फिर तो यहाँ पर 12 हो गया, तो 12 के बाद में तो फिर 1 ही शुरू होगा ना, क्योंकि राशियां तो 12 ही है। मेष से पुनः शुरू हो गया, और यहाँ जो 4 नंबर की राशि कर्क राशि है, कर्क राशि के बाद में पुनः सिंह राशि। तो यह जो नियम यहाँ से बना कि नवमांश यहाँ से शुरू होता है, पृथ्वी तत्व का 10 से शुरू होता है, वायु तत्व का 7 से होता है, जल तत्व का 4 से होता है, तो यह कहाँ से आया? हम लोगों ने यहाँ समझा या नहीं समझा? जी समझा। समझ लिया। अब एक नवमांश का मान जो होता है 3/20 होता है, 3/20 होता है। हम लोग इसे भी जरा नोट कर लें। तो प्रथम नवमांश जो होता है 0 से लेके 3/20 तक होता है, दूसरा नवमांश होता है 6/40 तक, तीसरा नवमांश होता है 10 अंशों तक, चौथा नवमांश 13/20 तक, 10 से अधिक और 13/20 तक, पांचवा 13/20 से लेके 16/40 तक, छठा 16/40 से लेके 20 अंशों तक। अब आते हैं सातवां नवमांश 20 अंश से लेकर 23/20 तक, आठवां 23/20 से लेके 26/40 तक, नौवां 26/40 से लेके 30 अंशों तक। या हम लोग इस क्रमिक कुंडली के माध्यम से जो हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया है, इस अध्ययन के आलोक में हम लोग इस कुंडली को देख लेते हैं कि क्या यह नवमांश कुंडली जो बनी है, जो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा, क्या उस आलोक में है या नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए यह कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, और लग्न का अंशात्मक मान 20/8 है, यानी कि 20 से अधिक है, 20 से अधिक है। तो यह किस नवमांश में चला गया? 20 से अधिक है तो 7वें नवमांश में आया। तो कर्क राशि क्या है? तो कर्क से ही शुरू होगा, तो कर्क से शुरू होगा तो कर्क से 7वीं राशि कौन आती है? तो कर्क से 7वीं राशि 1 2 3 4 5 6 7, 10 नंबर का राशि लग्न हो गया। अब मान लिया कि देवगुरु बृहस्पति तुला राशि में है, यह तो हो गया जल तत्व का। अगर यह कौन सी राशि है? वायु तत्व का। तो वायु तत्व में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए, देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 20/45 है, तो 20/45 है तो यह कौन सा नवमांश में गया? 7वें में गया। तो अब यह वायु तत्व का 7 से ही शुरू होता है, वायु तत्व का 7 से शुरू होता है, तो 7 से हम लोग 7 गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 1, तो यहाँ देखिए 1 नंबर में देवगुरु बृहस्पति। आप लोग भी अपनी अपनी कुंडली पर देखें, इन नियमों को लगाएं कि क्या, हालांकि आज के जमाने में नवमांश कुंडली बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ही सेकंड में, जितना देर में आप एक ग्रहों का अंशात्मक मान से अपना बनाएंगे तब तक उतने देर में कुंडली नवमांश बन के तैयार हो जाती है।
कुछ ही सेकंड। पृथ्वी तत्व 2 6 10, तो 2 नंबर में केतु देव हैं पृथ्वी तत्व में। केतु देव का अंशात्मक मान 344 है, 320 से अधिक है। यह दूसरे नवमांश में हुए ना जी जी गुरु जी। तो दूसरे नवमांश में हो गए और यह पृथ्वी तत्व में है। तो पृथ्वी तत्व का नवमांश 10 से मकर से शुरू होता है, तो मकर से दूसरा कुंभ, कुंभ में देखें केतु देव यहाँ पर। हम लोगों ने अग्नि तत्व के भी देख लिया, पृथ्वी तत्व भी देख लिया, वायु तत्व को भी देख लिया। अब जल तत्व को देखते हैं। जल तत्व में 4 8 12, तो खैर जल तत्व का तो देख ही लिया। एक और देख लेते हैं राहु देव का। तो राहु देव वृश्चिक राशि में है। राहु देव का भी अंशात्मक मान उतना ही है जितना केतु देव का होता है, तो दूसरे नवमांश में। तो जल तत्व का दूसरा नवमांश, मतलब जल तत्व का 4 नंबर से शुरू होता है। तो 4 से अगला कौन होता है? 5। राहु देव 5 नंबर में है। और किसी भी ग्रह के बारे में, चाहे किसी भी राशि के बारे में आप लोगों को अगर पूछना हो तो आप कहें, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। गुरु जी शनिदेव का एक, अब शनिदेव यहाँ पर देखिए, इस उदाहरण कुंडली में शनिदेव 11 नंबर की राशि में है और शनिदेव का अंशात्मक मान 1057 है। 1057 यानी कि 10 अंशों से अधिक 13 20 से कम है, या चौथे नवमांश में हो गए। तो 11 नंबर राशि जो है वायु तत्व की है और 11 नंबर की राशि वायु तत्व की है और इसका 7 से शुरू है। तो 7 से 4 गिनेंगे, 7 8 9 10, 10 हुआ ना। 7 से 4 गिनेंगे तो कौन सा हुआ? 10। शनिदेव को देखें यहाँ पर, स्पष्ट होगा। एक दूसरी विधि भी है अंशात्मक मान के आधार पर, यानी गणितीय विधि, उसको कोई भी विधि आप लोग कह सकते हैं। हम लोग एक अन्य विधि से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जो बार बार कक्षा में जिस नियम का हम भी उपयोग करते हैं, हम उस नियम की चर्चा करते हैं। अब मान लिया कि नवमांश कुंडली यहाँ नहीं हो, नवमांश कुंडली यहाँ नहीं है। नहीं है और हमको केवल ग्रहों का अंशात्मक मान याद है। किसी भी ग्रह का आप लोग बोल लीजिए, कोई भी ग्रह बोलिए। चंद्रमा गुरुजी। चंद्रमा यहाँ पर 21-53 है। तो यहाँ पर सीधे हम लोगों को यह देखना है कि 21-53 अंश किस नवमांश में गया? 7वां नवमांश में गया। तो चंद्रमा है कहाँ? मकर राशि में है और यह 7वें नवमांश में है। उससे पहले कितनी राशि व्यतीत हो चुकी है? उससे पहले 9 राशि व्यतीत हो चुकी है। तो जितनी राशि व्यतीत हो गई उसमें 9 से गुना कर दीजिए, 9 9 81, और जिस नवमांश में है उतना नवमांश जोड़ लीजिए। तो 81 7 88, 12 से भाग कर दीजिए, 12 से भाग कर दीजिए, 12 7 84। शेष कितना बचा? 4। शेष 4 बचा। तो जितना शेष बचा वही ग्रह की नवमांश राशि हो गई, यानी कि वह ग्रह नवमांश कुंडली में उसी राशि में है। शेष जो जितना आया उसी राशि में नवमांश में है, यानी कि 4 शेष आया। तो चंद्रमा है कर्क में। अब कोई एक अन्य ग्रह को भी बोले ताकि इस नियम पर हम लोग अभ्यस्त हो जाए, पूरा याद आ जाए। कोई एक और ग्रह। बुध ग्रह गुरु जी। हाँ जी, बुध। बुध देव। अब बुध देव का अंशात्मक मान यहाँ पर देखिए 29 43 है। यह 9वें नवमांश में है। यह कौन से नवमांश में है? 9वें नवमांश में। तो नियम वही है।
अब यह 10 नंबर की राशि में है, तो इससे पहले 9 राशि व्यतीत हो गई। तो जितनी राशि व्यतीत हो गई है उस राशि में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81, 9 9 81, 81। और यहाँ पर ये 9वें नौमांश में है तो 9 जोड़ देंगे, 81 9 90, 90 हुआ। अब 90 में 12 से भाग देंगे तो 12 7 84, 84 कम हो गया, बच गया कितना 6 हो गया। जी आप लोग जी भी, गुरुजी। हाँ आप लोग भी इस विधि को देखें। अब इस नियम से देवगुरु बृहस्पति को मिथिलेश बाबा आप गुना भाग करके समझाएं हम लोगों को। मौखिक ही कर लेना, इसमें क्या करना है। देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 20 45 है। पांचवें नौमांस में। 5वें नौमांस, मिथिलेश बाबा जी बोलिए। और 7वां नौमांस, सॉरी 7वें नवांश में। 7वां नौमांस में। जी गुरुजी, 7वां नवांश में आया। इतना देर में 7वें नौमांस में, सीधे यहाँ पर देखिए ना 20 45 है, इसका मतलब 7वें नौमांस में हो गया। तो नौमांस कुंडली में किस राशि में जाएगा, या 7 नंबर की राशि में। इससे पहले जो है 6 नंबर की राशि है, 6 राशि में 9 से गुना करेंगे तो 9 6 54 और ये 7 54 7 61, 12 से भाग दे देंगे, 1 से बच गया, 1 नंबर की राशि में। ये बोलना था ना। जी गुरुजी। अब बताइए, शुक्रदेव गुना करके, बोलते हुए गुना करना है, किसी भी ग्रह का कर लीजिए। राहु का ही क्या कीजिए गुना करके। आरती जी को करने दीजिए गुना जरा। जी करें, हम करें सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो राहु देव को अगर हम लेते हैं तो ये दूसरे नवांश में है और बैठे हैं 8वीं राशि में। तो 8वीं राशि का 5 6 7 8 ये मेष और वृषभ 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 से शुरू होता है। तो 1 2 3 10वीं में चले जाएंगे। नहीं, गड़बड़ा गए। देखिए देखिए पुनः से क्या, पुनः से देखिए, होता ही है जब, देखिए होता यह है कि जब पढ़ाने वाला व्यक्ति बड़े अंतर मन से जब पढ़ा रहा होता है, चाहे आप ही हैं, आप वकील हैं, किसी को कोई बात आप समझा रहे होते हैं और सामने वाला यदि नहीं समझता है तो आपको एहसास हो जाता है कि मैं जो बातें सामने वाले को समझा रहा हूँ उसने हमारी बातों को नहीं समझा है। या अगर कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो शिक्षक समझ जाता है कि हम जिस बच्चे को जो बात पढ़ा रहे हैं वह बच्चा हमारे बात को नहीं समझ पाया है। क्या यह एहसास हो जाता है कि नहीं एहसास हो जाता है? जी। अगर आप एकदम तन मन धन से, यानी कि होता है अंतरात्मा से समझा रहे हैं तो, और वैसे खाना पूर्ति कर रहे हैं तब एहसास नहीं होता। लेकिन जब खाना पूर्ति नहीं करते तो एहसास हो जाता है। इसलिए हमें एहसास हो गया था, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। यहाँ पर देखिए राहु देव जो है वृश्चिक राशि में है। राहु देव का अंशात्मक मान 344 है। राहु देव दूसरे नौमांश में हो गए। हमने यह कहा था कि जो ग्रह जिस राशि में है उसकी पिछली राशि में 9 से गुना कर दीजिए तो 7वीं राशि पहले है तो उसमें 9 से गुना कर देंगे तो 7 9 54, 7 9 54 कि 6 9 63 होगा, 63 होगा। 63, 7 9 63 और 63 में 2 जोड़ दीजिए, 12 से भाग कर दीजिए, 5वीं राशि में जाएगा। 5वीं राशि में जाएंगे। देखिए 5वीं राशि में राहु देव है। अब स्पष्ट हो गया जी।
तो इन सूत्रों के सहारे आप लोग एक दो बार अपनी कुंडली, अपने परिवार के किसी सदस्य की कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली पर इस नियम से एक दो बार कुंडली बनाएंगे ना, तो अपने आप यह प्रैक्टिकली में आ जाएगा। तो फलादेश करते वक्त सीधे ग्रहों का अंशात्मक मान देखे हो गया कि यह किस नौ मास में। पहले के गुरुजन वैसे उंगलियों पर सभी बर कुंडलियां उन्हें याद रहती थी कि यह अगर फलाने नौ मास में चला गया या फिर फलाने देश क्रम में, तो दशांश में फलाने में है, D10 में फलाने में है, प्रश्न किस प्रकार का है, तो यह अंशात्मक मान के आधार पर अपना इस राशि में चले गए, फलादेश कर देते थे, तो फलादेश सटीक होता था। और आज हम लोगों का यह जो है मोबाइल की वजह से स्मरण शक्ति कमजोर हो गया है। पहले हम ही लोगों को सैकड़ों मोबाइल नंबर याद रहा करते थे, आज 5 नंबर भी याद नहीं। जी, ये सही बोल। चलिए, तो यह तो हो गया कि नौमांस कुंडली हम लोग कैसे बनाते हैं, यह तो जी। हम लोग ने समझ लिया। अब यहाँ से कोई समस्याएं नहीं है। अच्छा, इसके बाद में तरह तक जब जब फलादेश होते हैं तो हम लोगों को यह चर्चा होती है, पुष्कर नौमांस की चर्चा करते हैं। पुष्कर नौमांस की चर्चा करते हैं। तो पुष्कर नौमांस क्या है? हालांकि विस्तृत हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, परंतु पुष्कर नौमांस की 2 मिनट चर्चा कर ही लेंगे। यदि नहीं करते हैं तो फिर विषय वस्तु अधूरी रह जाएगी। तो पुष्कर नौमांस बहुत ही अच्छी है। जो भी ग्रह अगर पुष्कर नौमांस में होते हैं, वे अपनी अशुभता उनका कम हो जाता है या उनकी अशुभता समाप्त हो जाती है। पुष्कर नौमांस क्या है एवं उपयोग क्या है? तो कोई भी ग्रह पुष्कर नौमांस में अपने कारकत्वों की शुभ वृद्धि करता है। कोई भी ग्रह, चाहे वह शुभ ग्रह ही क्यों न हो, यदि अष्टमेशी शनिदेव हैं या कोई ग्रह अस्त हो गया, नीच का हो गया, अष्टमेश हो, द्वादशेश हो, तृतीयेश हो, कुछ भी, अगर वह पुष्कर नौमांस में चला गया है तो अपने कारकत्वों का शुभ वृद्धि करता है। अगर बुधदेव ही खराब स्थिति में हो कुंडली में और वह पुष्कर नौमांस में चले जाएं, तो व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी, आदान प्रदान वाला सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि बुधदेव का काम ही है वही। सर, अगर कोई ग्रह व्रत अवस्था का कोई ग्रह हो और पुष्कर नवांश में हो तब अच्छा हो जाएगा वो? हाँ जी, यानी कि अब ठीक है, पूरी बात को सुने। कहने का मतलब यह है, हमने यह कहा कि यदि कोई ग्रह पुष्कर नौमांस में चला जाता है तो अपने प्राकृतिक गुणों में शुभ वृद्धि करता है। क्या करता है? अपने प्राकृतिक गुणों में शुभ वृद्धि करता है। अब इसका मतलब ये नहीं हो गया ग्रहगण कितने स्थितियों में होते हैं। कोई ग्रह अपने उच्च राशि का है, कोई स्वराशि का है, कोई मित्र राशि में है, कोई शत्रु राशि में है, कोई अपने नीच राशि में है, कोई अपने नीच राशि। तो उच्च का ग्रह भी पुष्कर नौमांस में हो सकता है, जी। स्वराशि का ग्रह भी पुष्कर नौमांस में हो सकता है, मित्र राशि का ग्रह भी पुष्कर नौमांस में हो सकता है, शत्रु राशि का ग्रह भी पुष्कर नौमांस में हो सकता है, नीच राशि का भी ग्रह पुष्कर नौमांस में हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो ग्रह नीच राशि में है और पुष्कर नौमांस में हो गया तो उच्च राशि में जो ग्रह है और पुष्कर नौमांस में है तो उसके जैसा फल दे देगा। कहने का मतलब नहीं समझे? समझ गए सर। अगर लेकिन शुभता आ जाएगी, लेकिन शुभता आ जाएगी। अगर नीच के ही ग्रह हैं और ज्यादा बुरे फल देने वाले हैं तो ज्यादा बुरे फल नहीं देंगे, कुछ शुभता भी उनमें
रहेगी। आ जाएगी। आ जाएगी। और दूसरा, शुभता आए या नहीं आए, अपने प्राकृतिक गुण जो हैं उसमें शुभता आ जाता है। जो ग्रहों के प्राकृतिक गुण है, नैसर्गिक गुण है, उसमें शुभता आ जाएगी। आ जाएगी। अशुभ ग्रह भी यदि पुष्कर नवमांश में चला जाता है तो समथिंग अबाउट 75-80% उसमें शुभता आ जाती है उभर। फिर वह उतना समस्या नहीं देता जितना कि वह देने वाला है। यानी कि समस्या कम देगा, 10-20% देगा तो वैसे आदमी झेल लेगा। आप अस्पताल में कब जाते हैं? डॉक्टर के पास में आप कब जाते हैं? जब तबीयत खराब होती है तब। और बीमारी असहनीय हो जाती है तब, जी जी। या असहनीय होने की संभावनाएं बनती है तब। नहीं तो हल्का फल्का चोट उट लग गया तो तेल अपना मालिश किए अपना चल रहे हैं। जी। हल्का सा ज्यादा चोट लग गया तो भाई हल्दी चूना गोड़ पे लगाए अपना चल दिए। हल्का फल्का दर्द है तो एक आध दर्द निवारक गोली, फ्लेक्सन वगैरह, कालपोल इत्यादि खा लिए, चल दिए। लेकिन वही दर्द जब असहनीय होता है तब डॉक्टर के पास में जाते हैं। यानी कि 100% समस्याएं होती है तब जाते हैं। अगर 10-20% समस्याएं हैं तो आप किसी को पूछते हैं? नहीं गुरु जी। अगर दाढ़ी बना रहे होते हैं आप और दाढ़ी कट जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो आप किसको कहते हैं? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। घर के कोई सदस्य तक नहीं जानता कि हाँ भाई दाढ़ी कट गई, मूछ कट गया, मुंह कट गया, बाल कट गया, कुछ नहीं। क्योंकि वो 2-4-5%। अगर कोई काम करते वक्त कोई आप चाकू से काम कर रहे हैं, दातुन ही बना रहे हैं, या घर का कोई काम कर रहे हैं, कील ही ठोक रहे हैं, हथौड़ी से हल्का उंगली पे चोट लग गया, दर्द तो होती है। वहां के चमड़े काले पड़ जाते हैं चोट लगने से। किसी को आप कहते नहीं है, 2 घंटे 4 घंटे के बाद में जब वही चमड़ा जब काला हुआ रहता है उंगली का, तो घर का सदस्य ये कैसे हो गया? अरे छोड़ो ना, इतना छोटी मोटी बात है, हथौड़ी से चोट लग गया था। तो 10-20% में वैसे हो गए ना कि जिसको आप नजरअंदाज कर देते हैं, तो उतना ही अशुभता रह जाती है जितना हम नजरअंदाज करते हैं। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? जी वो गुरु जी। भी अगर नीचे ग्रह होंगे तो भी 75% अशुभता खत्म हो जाएगी। हाँ जी, मतलब जितना थोड़ा बहुत रह जाएगी। हाँ थोड़ा बहुत रह जाएगा। ठीक। इसलिए पुष्कर नवमांश को समझना आवश्यक है। सर ये कितने से कितने डिग्री तक माना जाता है पुष्कर नवमांश? तो वही तो हम चर्चा हो रही है। अच्छा। किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए, किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए कुछ भूमिका की आवश्यकता होती है। जब तक हम लोग भूमिका पर चर्चा नहीं करते हैं तब तक विषय वस्तु को समझने के प्रति मन में एकाग्रता नहीं होती। तो सभी राशियों में 9 नवमांश होते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 12 राशियां होती है, तो इस प्रकार कुल 108 नवमांश होते हैं। पुष्कर नवमांश सिर्फ शुभ ग्रहों की राशियों में होती है। पुष्कर नवमांश सिर्फ शुभ ग्रह की राशि में होती है, पाप ग्रह की राशि में या क्रूर ग्रहों की राशि में नहीं होती। तो शुभ ग्रह कौन कौन होते हैं? चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र शुभ ग्रह होते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति की 2 राशियां होती है, 9 एवं 12। शुक्र देव की भी 2 राशियां होती है, 2 एवं 7। बुध देव की भी 2 राशियां, 3 और 6। चंद्रमा की 1 राशियां, कर्क। अब यहां पर देखें, जो देवगुरु बृहस्पति की दोनों राशियां हैं, इन दोनों राशियों में पुष्कर नवमांश होते हैं। शुक्र की दोनों राशियों में पुष्कर नवमांश होते हैं। बुध के केवल एक ही राशि में, कन्या राशि में पुष्कर नवमांश होते हैं। और चंद्रमा की केवल एक
ही राशि है। तो चंद्रमा की इन राशि में पुष्कर नवमांश होते हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि नवमांश कुंडली में बैठे हुए ग्रह 9 नंबर की राशि में हो, 12 नंबर की राशि में हो, 2 नंबर की राशि में हो, 7 नंबर की राशि में हो, 6 नंबर की राशि में हो या 4 नंबर की राशि में हो, इन राशियों में नवमांश कुंडली में बैठे हुए ग्रह पुष्कर नवमांश में हो सकते हैं। अब है कि नहीं है, इसकी विधि को भी हम लोग जान लेते हैं। हाँ, मंगल की राशि 1, 8, शनि की राशि 10, 11 एवं सूर्य की राशि, इनमें पुष्कर नवमांश नहीं होते, क्योंकि ये क्रूर या पापग्रह हैं। ये क्रूर या पापग्रह है। कुल पुष्कर नवमांशों की संख्या 24 होती है। कुल पुष्कर नवमांश की संख्या कितनी होती है? 24। 24 होती है। प्रत्येक राशि में 2 पुष्कर नवमांश होते हैं। सभी राशि में 2 पुष्कर नवांश होते हैं। सभी राशियों में 2 पुष्कर नवमांश होते हैं। इसे भी नोट करें। राशि में, प्रत्येक राशि में 2 नवमांश ऐसा, उस राशि का ऐसा भाग होता है जिसे विशेष भाग कहते हैं, और उस भाग में अवस्थित ग्रह की गुणवत्ता बढ़ जाता है। गुणवत्ता बढ़ जाता है। प्रत्येक राशि में 2 भाग ऐसे होते हैं, प्रत्येक राशि में 2 भाग ऐसे होते हैं नवमांश के, कि उस नवमांश में कोई भी ग्रह होता है तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाता है। तो बुध देव के पास में 3 ही पुष्कर नवमांश है, चंद्रमा के पास में 3 पुष्कर नवमांश है, देवगुरु बृहस्पति के पास में 9 पुष्कर नवमांश है, और शुक्रदेव के पास भी 9 पुष्कर नवमांश है। तो 9 दूनी 18, 3 21, 3 24, इस प्रकार कुल 24 पुष्कर नवमांश। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि पुष्कर नवमांश हम कैसे जाने कि कोई कौन सा ग्रह पुष्कर नवमांश में है। कौन से ग्रह पुष्कर नवमांश में हो सकते हैं। तो इसके समझने के लिए हम लोग किसी भी विधि से समझ सकते हैं। हालांकि इसके शॉर्टकट जो हमें स्मरण में है, उस स्मरण को हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, और इस स्मरण की विधियों को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। हाँ, किसी का हैंड राइज है क्या? हाँ जी गुरुजी। गुरुजी, आपने बोला कि हर राशि में 2 पुष्कर नवांश होंगे। हाँ, फिर अब ये तो, लेकिन वो क्रूर ग्रह की राशि में तो नहीं होंगे। हर राशि में 2 पुष्कर नवमांश होते हैं। 12 राशियां होती है, 12 गुने 2 बराबर 24 पुष्कर नवमांश होते हैं, यह हमने कहा है। चलिए और भी, अब यह कहाँ कहाँ कैसे है अब हम लोग समझेंगे। इसके अलावे कोई प्रश्न हो तो वह भी बोल दीजिए, हम यहाँ पर नोट करते हैं। नहीं गुरुजी, ये क्वेश्चन था। अच्छा, चलिए। तो अब यहाँ पर देखा जाए, जो हमारा स्मरण है पुस्तक में जो हमने पढ़ा है, और ऑल इन ऑल अंतिम जो प्रतिक्रिया उत्तर है, हम पहले उत्तर को लिख लेते हैं। राशियां कितनी होती है? 4 प्रकार की होती है, अग्नि, पृथ्वी, वायु एवं जल तत्व की। अग्नि तत्व की राशियां कौन है? 1, 5, 9 अग्नि तत्व की, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की, 3, 7, 11 वायु तत्व की, 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां होगी।
तो पृथ्वी तत्व की राशियों में पृथ्वी नहीं नहीं हाँ पृथ्वी तत्व नहीं, अग्नि तत्व से शुरू करते हैं। अग्नि तत्व की राशियों में 7वीं और 9वीं नवमांश अग्नि तत्व में बैठे हुए ग्रह यदि आप 7वें नवमांश में हैं या 9वें नवमांश में हैं, वह पुष्कर नवमांश में चले जाते हैं। अग्नि तत्व का 7वां नवमांश एवं 9वां नवमांश। अब अग्नि तत्व के ग्रह कौन कौन हैं? तो ग्रह नहीं, अग्नि तत्व की राशियां 1, 5 एवं 9। अगर इन राशियों में बैठे हुए ग्रह अगर मेष राशि में होते या सिंह राशि में बैठे हुए होते या धनु राशि में बैठे हुए होते और उनका अंशात्मक मान के आधार पर वे 7वें नवमांश या 9वें नवमांश में होते तो पुष्कर नवमांश में होते। यहाँ पर जो नेपच्यून है 28 अंशों का है, 28-55 या 9वें नवमांश में है और अग्नि तत्व में है, यह पुष्कर नवमांश में चला गया। यह कहाँ चला गया? पुष्कर नवमांश। पुष्कर नवमांश। तो जो ग्रह लग्न कुंडली में अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ हो और D9 कुंडली में, यह तो 7वां और 9वां नवमांश हो गया। तो अग्नि तत्व की राशियों का 7वां नवमांश 7वीं राशि में ही, 9वां नवमांश 9वीं राशि में। यानी कि अग्नि तत्व में बैठे हुए ग्रह यदि नवमांश कुंडली में तुला राशि या धनु राशि में हैं, मतलब क्या है? वह पुष्कर नवमांश में है। अगर अंशात्मक मान लिया जाए तो यहाँ पर अग्नि तत्व में बैठे हुए ग्रह 20 अंशों से लेके 23-20 तक और 26-40 से लेके 30 अंशों के बीच में होंगे तो पुष्कर नवमांश में जाएंगे। आप पृथ्वी तत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी तत्व की जो है वह 3रा 5वां होता है। पृथ्वी तत्व का 3रा नवमांश एवं पृथ्वी तत्व का 5वां नवमांश पुष्कर नवमांश कहलाता है। अब 3रा नवमांश का अंशात्मक मान क्या हो गया? 6-40 से लेके 10 अंशों तक। अब पृथ्वी तत्व की कौन सी राशियां होती है? तो 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। जो ग्रह अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर नेपच्यून जो है अग्नि तत्व में बैठा है 9 नंबर की राशि में, यहाँ पर नहीं, यह पुष्कर नवमांश में है। चलिए, हालांकि फलादेश में इसका हम लोग उपयोग नहीं करते, लेकिन समझने के लिए समझ रहेगा। तो 6-40 से लेके 10 अंशों तक और 5वां नवमांश 13-20 से लेके 16-40 तक पृथ्वी तत्व के बीच में होता है। तो यह नवमांश किस राशि में जाता है? तो पृथ्वी तत्व का नवमांश कहाँ से शुरू होता है? मकर से। मकर से। मीन में जाएगा। मीन में हो गया। और 5वां वृषभ में जाएगा, वृषभ में जाएगा, वृषभ में। वृषभ में। अब जो ग्रह पृथ्वी तत्व में लग्न कुंडली में बैठे हुए हों और नवमांश कुंडली में मीन या वृषभ राशि में हों तो वो पुष्कर नवमांश में चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वी तत्व में यहाँ पे केतु देव हैं। अब पृथ्वी तत्व का 12वां और दूसरा यानी कि मीन और वृषभ, तो क्या केतु देव मीन वृषभ में है? तो नहीं है। तो क्या केतु देव क्या हुए? क्या ये पुष्कर नवमांश में गए? नहीं गए ना। नहीं गए गुरु। नहीं गुरु। चंद्रमा 21 अंशों का है, यह 7वें नवमांश में है, तो यह भी पुष्कर नवमांश में नहीं गया। चंद्रमा को देखें 4 नंबर की राशि में है, अगर 12 या 2 में रहता तब तो पुष्कर नवमांश में होता ना। बुध की बात की जाए तो बुध देव 6 नंबर की राशि में है, ये भी पुष्कर नवमांश में नहीं गए। 12 या 2 में रहते तब तो। अब यहाँ पर यू लिखा हुआ है, हालांकि ये ग्रह तो है लेकिन फलादेश में हम लोग इसका उपयोग नहीं करते, तो यू को भी देख लेते हैं। यू 10 नंबर में है, 12-2 में रहते तब तो पुष्कर नवमांश में होते। अब आते हैं अब वायु तत्व का।
वायु तत्व का जो पुष्कर नवमांश होता है वह छठा आठवां होता है। वायु तत्व का छठा आठवां। तो अब वायु तत्व का कहां से शुरू होता है? 7 से, तुला से, तुला से। तुला से। तो तुला से छठा कौन हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना? नहीं, तुला से मीन हो जाएगा, 12 होगा सर। मीन मीन, हाँ, तुला से छठा मीन हो गया 12। और फिर आठवां तो वृषभ। वृषभ। अब यहां पर देखा जाए कि जो ये जो वायु तत्व की राशियां हैं 3, 7 और 11, अब इस राशि में यदि कोई ग्रह है और नवमांश में 12 या 2 नंबर की राशि में है तो वह पुष्कर नवमांश में हो सकता है। अब यहाँ पर देखें देवगुरु बृहस्पति, ये किस नवमांश में है? 7वें। 7वें नवमांश में है, सातमक मांस, जबकि छठा नवमांश ही पुष्कर नवमांश में है। पुष्कर नवमांश से आगे निकल गए तो पुष्कर नवमांश में, यही मीन में रहते तब तो ये भी नहीं है, पुष्कर नवमांश में भी नहीं। अब यहाँ पर आएगा मंगल 7 अंशों का है। अब मंगल को देखें, नवमांश को 9 नंबर की राशि में है, यह 12 या 2 में रहते तब तो पुष्कर नवमांश होता। शनिदेव का अंशात्मक मान 11 है, यह चौथे नवमांश में है, जबकि छठा आठवां। शनिदेव को भी यहाँ पर देखे 10 नंबर की राशि में, अगर यह 12 या 2 में रहते तब तो पुष्कर नवमांश। अब जल तत्व की, तो जल तत्व का जो नवमांश होता है वह चौथा एवं छठा होता है। जल तत्व का नवमांश चौथा छठा नहीं, जल तत्व का नवमांश जो होता है पहला तीसरा होता है। चौथा छठा तो ये हो गया कि जल तत्व में बैठे हुए ग्रह अगर चौथी या छठी राशि में नवमांश कुंडली में है तो वह पुष्कर नवमांश में होता है। यानी कि जल तत्व का पहला एवं तीसरा नवमांश पुष्कर नवमांश होता है। यानी कि जल तत्व में यदि कोई ग्रह बैठा है और 0 से लेकर 3:20 के अंदर में है तो पुष्कर नवमांश, या 6:40 से लेकर 10 अंशों तक है तो पुष्कर नवमांश। अब यहाँ जल तत्व में देखे कौन कौन से ग्रह है। यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ राहु देव जो कितने अंशों के हैं, यहाँ 3 दिख रहा है लेकिन यह 3:44 है, यह दूसरे नवमांश में है। राहुदेव यहाँ आ गए। अगर यही 4 नंबर 3:20 से कम अंशात्मक मान रहता था राहुदेव पुष्कर नवमांश में हो जाते नहीं। तो पहला नवमांश कर्क राशि का जल तत्व का पहला नवमांश कौन कहां से शुरू होता है? 4 से ही। कर्क से ही, कर्क में जाएगा। तीसरा कौन हो जाएगा? तीसरा कन्या। कन्या। शुक्रदेव है कन्या में। हाँ, तो जो जल तत्व में लग्न कुंडली में हो और नवमांश कुंडली में 4 या 6 नंबर की राशि में हो तो वह पुष्कर नवमांश में हो सकता है। अब कौन से ग्रह पुष्कर नवमांश में हो सकते हैं हम लोग समझ सकते हैं। अब कोई किसी भी प्रकार से समझे। अब इसको जो हम लोगों ने यहाँ पर दूसरी विधियां भी, इसी का थोड़ा टफ विधि भी है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि जिन शब्दों का उपयोग अध्ययन अध्यापन में हो जाए उसका पूरा होना भी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 9 नंबर की राशि में बैठे हुए ग्रह पुष्कर नवमांश में हो सकते हैं, कि मंगल देव पुष्कर नवमांश में हो सकते हैं। मंगल देव को देख लेंगे। अब इसके बाद में 12 नंबर की राशि में कोई ग्रह नहीं है, 2 नंबर की राशि में सूर्यदेव है, पुष्कर नवमांश में हो सकते हैं। 7 नंबर की राशि में कोई ग्रह नहीं है, 6 नंबर की राशि में बुध शुक्र है,
बुध शुक्र हो सकते हैं पुष्कर नवमांस। 4 नंबर की राशि में चंद्रमा है पुष्कर नवमांस में हो सकता। तो ये चंद्रमा अब हो सकता है, लेकिन फिर यहां भी तो देखने पड़ेंगे ना कि ये पृथ्वी तत्व में है कि नहीं है। लगन कुंडली में देखने पड़ेंगे। हाँ, तो अब इधर से इधर आए चाहे इधर से इधर आए, तो कायदा तो सरल यही है जो हम लोगों ने पढ़ा। जी। एक ही विषय वस्तु को समझने के लिए कई विधियों से समझा जा सकता है, कई विधियों से समझा जा सकता है। हाँ। तो अब आशा करते हैं कि आज की जो पुष्कर नवमांस वाली जो चर्चा हुई, अब आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया होगा। कि अभी भी संशय है? नहीं गुरुदेव। गुरु जी, अगर ये D1 में भी चंद्रमा कर्क राशि में होता तो हम कह रहे थे ये पुष्कर नवांश में। नहीं, यहाँ चंद्रमा देखिए, अगर होता ही है कि आपने जो पढ़ा कि अब लग्न कुंडली से देखिए ना कि वह किस तत्व में है। अगर यही पृथ्वी तत्व में ही अगर 6 नंबर की राशि में चंद्रमा रहा होता, 6 नंबर की राशि में चंद्रमा रहा होता अच्छा, और ठीक है। उसका अंशात्मक मान जो पुष्कर पृथ्वी तत्व का तीसरा एवं 5वां नवमांश हुआ ना, जी। तो पृथ्वी तत्व का में बैठे हुए ग्रह यदि नवमांश कुंडली में 12 या 2 नंबर की राशि में होते हैं तो वे पुष्कर नवमांश में कहलाते हैं। सर ये कह रहे हैं कि जैसे अभी नवांश में चंद्रमा 4 नंबर राशि में है, अगर D1 में भी 4 में होता तो पुष्कर नवांश में होता, तो सही कह रहे हैं ये। हाँ हाँ, जी। तो यह जल तत्व का हुआ। तो जल तत्व का पहला एवं तीसरा अगर कर्क राशि में यहां भी है और यहां भी है, तब तो यह जल तत्व का हो गया। तो जल तत्व का तो पुष्कर नवमांश 4-6 है ही, ये तो कई मायने से अच्छा हो गया। एक तो वर्गोत्तम हो गया, दूसरा लग्न कुंडली में भी अपने स्वराशि का, यहाँ भी अपने स्वराशि का हो गया, तो तीसरा स्वराशि का होते हुए पुष्कर नवमांश में हो गया। ये तो 3 कायदों से अच्छा। तो यह ग्रह कभी बुरा फल ही नहीं देगा, समृद्धि के लिए बड़ा अच्छा हो गया, समृद्धि के लिए बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा। तो अब आशा करते हैं कि आज की यह विषय वस्तु आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि कक्षा अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने मित्रों को भी इस कक्षा की जानकारी दें, मित्रों को भी जोड़ें। सर अगर लग्नेश पुष्कर नवांश में हो तो विशेष फल मिलेंगे फिर? कोई विशेष फल मिलना निश्चित है। कोई भी ग्रह यदि पुष्कर नवमांश में है तो उस ग्रह के जो विशेष शुभ गुण धर्म है उसमें वृद्धि हो जाती है और अशुभ गुण धर्मों में कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। गुरु जी, इसमें तो ग्रह का ही हुआ ना, मतलब ग्रह बहुत अच्छे फिर उसमें वो देंगे, भाव का नहीं आया कहीं भी। हाँ जी, नहीं, भाव भी अच्छा हुआ गुरु जी। अगर जी ग्रह अच्छे फल देने लायक पुष्कर नवांश में जिस भाव में बैठा है तो उस अपने ग्रह मतलब खुद के कारकत्व का भी अच्छा फल देगा जो उसके नैसर्गिक गुण है। भाव कौन सा भाव पुष्कर नवमांश में है? जी। अगर लग्न पुष्कर नवमांश में हो गया और अच्छी बात है, पुष्कर लग्न भी होता है, पुष्कर भाव भी होता है। एक व्यक्ति की शादी नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा कि उपाय करने हैं, पंडित जी ने बतलाया है कि फल्ला उपाय करना है, पूजा करना है। हम ठीक है। वो उत्तर प्रदेश के हैं, मतलब जिला का नाम भूल रहे हैं, प्रयागराज के नजदीक में ही कोई जिला है। काफी दिन हो गए, 2-4 महीने हो गए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मुहूर्त दिखलाओ, तो भाई लक्ष्मीकांत तिवारी जी से दिखलाओ, अच्छा रहेगा। उन्होंने मेरे पास में फोन किया, हमने कहा ठीक है, मुहूर्त देखते हैं। तो मुहूर्त बना, तो हमने मुहूर्त के लिए हमने उनको पुष्कर लग्न बताया। पुष्कर लग्न में उनका पूजा शुरू हुआ, पुष्कर लग्न में शुरू हुआ।
तो गुरुजी पुष्कर लगन, तो फिर जो ये पुष्कर नवांश में जो राशियां आ रही हैं गुरु की, शुक्र की, बुध की, चंद्रमा की, तो उससे रिलेटेड ही लगन बनाया होगा ना। यह भी समझना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा विषय वस्तु है, 15-20 मिनट में हम लोग समझ लेंगे। पुष्कर भाव कौन कौन से बताइए होते गुरुजी, हाँ जी, बताइए गुरुजी।